हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, जितने बच्चे 27 फरवरी को विज्ञान का पेपर देंगे उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों का कला का पेपर गया है, ठीक है। जितना मैं आप लोगों को बताया था, सारे के सारे बच्चे कला में करके आए हैं। हमको लगता है कि कला में सारे बच्चे 95% करके आएंगे, 100%। जाके सबका कमेंट आप देख सकते हो, ठीक है। आप लोग भी दिए होगे तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, कि 95% यहाँ पे हुआ है कि नहीं हुआ। सारे जितने हमने क्वेश्चन बताया था, सारे क्वेश्चन आया था। इसी प्रकार में 27 फरवरी का साइंस का मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, 100% मेरे पे यकीन मान के सारे प्रश्न को याद कर लो। 100% वो सारे प्रश्न आप लोगों को फिर मिलेंगे। और फिर आप लोग साइंस में 95% फोड़ के आओगे इस बार, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितना क्वेश्चन बताऊंगा सारे क्वेश्चन को लिख कर और अच्छे तरीके से याद कर लेना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यह है कि प्रकाश परावर्तन के क्या नियम हैं। इन्हें रेखा चित्र भी बनाकर समझाइए। मतलब प्रकाश के परावर्तन का नियम पूछ रहा है, करा है कि इसका चित्र हमें बनाकर पूछा, अच्छे से बताइए। ठीक है, चित्र भी बनाना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन हेडिंग डालोगे और लिखोगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर टकराकर पुनः अपने माध्यम में वापस लौटाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब कोई भी प्रकाश की किरण है और किसी चमकीली सतह पर टकराती है, टकरा कर पुनः उसी दिशा में वापस चली जाती है, तो इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और नीचे लिखोगे आप लोग कि परावर्तन के नियम। ठीक है, परावर्तन के देखिए दो नियम होते हैं। पहला कि कोण आई जो है कोण आर के बराबर होता है। अब कोण आई क्या होता है, तो कोण आई को हम बोलते हैं अपवर्तन कोण और कोण आर को बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, तो कोण आई कोण आर के बराबर होता है। मतलब हम बात करें तो अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर। और दूसरा नियम यह होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यही दो नियम होता है परावर्तन के नियम। अभी बता देता हूँ यहाँ पे, इसी पे नियम लागू होता है। चित्र में हमने बनाया है, देखो ये आपका चमकीली सतह है। ठीक है, और ये प्रकाश की किरण आ रही है। प्रकाश किरण आई, यहाँ पे टकरा कर पुनः उसी दिशा में वापस चली आई। ठीक है, तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में दो नियम। देखो, आपतित किरण और ये आपका अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण आई बनता है, जिसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। और देखो, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण आर बनता है, जिसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। तो पहला नियम क्या था कि कोण आई कोण आर के बराबर होता है। जब भी आपका परावर्तन होगा तो समझ लीजिए कि कोण आई कोण आर के 100% बराबर होगा। और दूसरा नियम ये होता है कि हमने बताया कि आपतित किरण और ये जाने वाली परावर्तित किरण और आपतन, इसे जो ओ है बोलते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो ही नियम होता है। ठीक है, और चित्र हमने बना दिया। और यहाँ पे आप लोग चित्र बना लो अच्छे तरीके से। और यहाँ पे हमने ड्रा भी किया है सब नाम, जैसे पी क्यू। तो देखो यह पी और क्यू, ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं आपतित किरण। क्यू आर, क्यू और यह आर, ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। फिर क्यू, ये जो क्यू पोर्शन ये वाला बिंदु देख रहे हो इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। और एम एन, देखो एम एन अभिलंब है। ठीक है, ये आपका एम बिंदु है और आपका एन, यम बिंदु, यम एन जो है आपतन बिंदु पर क्या है, अभिलंब है। ठीक है, और कोण आई है, कोण आई को हमने आपतन कोण कहा, कोण आर को हमने परावर्तन कोण कहा। तो पूरा हमने अच्छे तरीके से फिगर बना दिया है, बस आप लोगों को नोट करना है। और ये प्रश्न याद रखिएगा, प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता ही है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम लिखिए। ठीक है, और चित्र द्वारा समझाइए। तो देखो चित्र द्वारा हमने समझा दिया है। अब ये जो आप लोगों की पालिश वाली सतह है और ये जो आपको इधर दिख रही है चमकीली सतह है। ठीक है, चलिए ये पहला प्रश्न क्लियर हो गया। तो चलो क्लियर हो गया ना, दूसरा प्रश्न देखते हैं। मैं छोटा कर देता हूँ, पूरा दिख नहीं रहा आप लोगों को, अब दिख रहा होगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न था कि प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश का परावर्तन आपको आ गया तो प्रकाश का अपवर्तन भी पूछता है। ये तो प्रकाश का परावर्तन था। अब यहाँ पे देखो, ये प्रकाश का अपवर्तन है। अब इसे पढ़ोगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए। या तो इस प्रश्न को ऐसे पूछ लेता है कि स्नेल का अपवर्तन संबंधी नियम लिखिए। ये दोनों कैटेगरी के प्रश्न आते हैं, चाहिए तो ये पूछ लेगा या तो इसको इस ढंग से पूछ लेता है। तो किसी भी ढंग से पूछे आप उत्तर एक ही लिखोगे। कैसे, पहले हेडिंग डालोगे प्रकाश का अपवर्तन, लिखोगे प्रकाश के अपवर्तन में कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो वह इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कह रहा है कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। सिंपल कैसे समझोगे, देखो सब इसका भी नियम होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है, जैसे परावर्तन के दो नियम था ना, तो अपवर्तन के भी दो नियम होता है। जैसे पहला नियम ये होता है इसमें
कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण व दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल के आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और वहां पे भी यही कंडीशन था। देखो, आपतित किरण और परावर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल के आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। अभी मैं समझाता हूँ, देखो यहाँ पे समझ जाओगे। जैसे देखो, आपतित किरण और यह परावर्तित किरण और इनको पृथक करने वाले एक माध्यम में यह आपका हवा है, ये माध्यम कांच है। दोनों माध्यमों को अलग करने वाले ये आपका आपतन बिंदु है, इस पर ये आपका विलंब है। तीनों एक ही तल में होता है। ये पहला नियम समझ आ गया आप लोगों को, नोट कर लेना। इसके बाद दूसरा नियम यह है यहाँ पे कि किसी निश्चित प्रकाश के वर्ण, किसी निश्चित प्रकाश के वर्ण मतलब समझते हो, कोई एक प्रकाश का वर्ण मतलब कलर ले लो। तो कह रहा है कोई निश्चित प्रकाश के वर्ण व किन्हीं दो निश्चित माध्यमों के लिए अपवर्तन कोण में आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। ठीक है, और इसी नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। अब ये दूसरा नियम थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। इस दूसरा नियम क्या कह रहा है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, कह रहा है कि आप दो माध्यम फिक्स कर लो कि ऊपर हवा है, नीचे कांच है। हवा आपका विरल माध्यम होता है, कांच आपका सबन। ठीक है, तो दो माध्यम आप फिक्स कर लो कि ऊपर हवा ही होना चाहिए, नीचे कांच ही होना चाहिए। दो माध्यम आपने फिक्स कर लिया और एक कलर फिक्स कर लो। ठीक है, जैसे आपने रेड कलर ले लिया है, पीला कलर लिया, कलर फिक्स कर लो। तो कलर आपने फिक्स कर लिया और दो माध्यम फिक्स कर लिया। उस समय अपवर्तन कोण में आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है, यही कहना चाह रहा है। चलिए, तो कंफर्म हो गया आप लोगों को ना कि दो माध्यम आप फिक्स ले लोगे, कोई एक कलर फिक्स ले लोगे। तो दो माध्यम अगर फिक्स है, कलर एक फिक्स है, तो उस समय जो आप लोगों का अपवर्तन कोण में आपतन कोण की ज्या होगा और परावर्तन कोण की ज्या, उसका अगर रेशियो निकालते हो, अनुपात निकालोगे, तो हमेशा स्थिर होगा, फिक्स वैल्यू हमेशा आएगा। और इस नियम को हम क्या कहते हैं, स्नेल का अपवर्तन के नियम भी कहते हैं। जब भी आप लोगों की क्वेश्चन अगर स्नेल का नियम भी आ जाएगा, तो अगर कुछ भी नहीं आता है तो एक फार्मूला भी लिख दोगे कि साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, तभी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो देखो, ये दोनों प्रश्न हमने आप लोगों को बता दिया कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ये दोनों प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इन दोनों में से एक प्रश्न तो फिक्स है कि आने वाला है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लेना। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे सब कुछ आप लोगों को दिख रहा होगा और अच्छे तरीके से इसको नोट कर लेना। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप पूरा कंफर्म दिख रहा होगा आप लोगों को। तो नोट कर लेना है, दोनों प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा आप लोग अच्छे से ध्यान देना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21, 22 में, मतलब ये प्रश्न ऐसा है कि कोई इसको मतलब फिक्स रहता है। ये वाला प्रश्न जो है आप लोगों का फिक्स है, तो इसको याद ही करना ना आप लोगों को। ठीक है, कि निकट तथा दूरदृष्टि दोष क्या, दोष से आप क्या समझते हैं, किरण आरेख द्वारा समझाना है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, किरण आरेख द्वारा समझाना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग निकट दृष्टि दोष देखेंगे, इसके बाद दूरदृष्टि दोष देखेंगे। दोनों में से कोई ना कोई एक आता ही आता है। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष क्या होता है, बहुत सिंपल टॉपिक है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात नेत्र का जो दूर बिंदु अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता है। ठीक है, कह रहा है कि देखिए, निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इसका कारण यह होता है कि नेत्र का जो दूर बिंदु होता है अनंत पर न होकर कहां जाता है, कम दूरी पे आ जाता है। ठीक है, और इस दोष के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, मतलब किस कारण की वजह से आपको निकट दृष्टि दोष हो सकता है वो देखने वाले हैं। तो देखो, दो ही कारण होता है, या तो नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये कंडीशन होता है तब भी आपकी आंखों में निकट दृष्टि दोष होगा। या तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, मतलब नेत्र गोलक का क्या हो जाएगा, व्यास बढ़ जाएगा, तभी भी निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। यही दो कारण से निकट दृष्टि दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष याद हुआ कि नहीं, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कहां जाता है, पास आ जाता है। बस यही चीज तो याद करना है। और दो कारण हो सकते हैं इसके, दोनों कारण हमने बता दिया। चित्र द्वारा समझाना, चित्र बना लेना। देखो, ये आपकी आंखों में निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, और ये वाला बता रहा है कि अगर यहाँ पे आपका आंख बिल्कुल स्वस्थ है तो आपका प्रतिबिंब रेटिना पे बन रहा है। और ये वाला यह है कि अगर आपकी आंखों में दोष है तो कौन सा लेंस लगाओगे, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे अवतल लेंस। और अवतल लेंस जैसे ही लगाएंगे तो देखो, अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो पहले यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा था, जैसे ही अवतल लेंस लगाएंगे प्रकाश किरणों को फैलाकर सीधे रेटिना पे बना देगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को किरण आरेख द्वारा समझाना था, तो किरण आरेख यही आप लोगों को बना देना है। ठीक है, अब देखो, इसका निवारण भी पूछा है कि निवारण कैसे करेंगे। तो चलो निवारण देख लेते हैं।
तो वही चीज निवारण में कि इस दोष को दूर करने के लिए उचित क्षमता के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। बस आप लोगों को निवारण में लिख देना है। चलिए, यह प्रश्न क्लियर हो गया। निकट दृष्टि दोष समझ में आ गया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ हम बढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष। अब देखो, दूर दृष्टि दोष सेम वही टॉपिक आप लोगों का है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यह दोष निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण से हो सकता है। वही चीज, दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। दो कारण हो सकते हैं इसके। पहला, तो नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। तो नेत्र लेंस की अगर वक्रता कम हो जा रही है किसी आंख की और उसकी फोकस दूरी बढ़ जा रही है, तब आपकी आंखों में दूरदृष्टि दोष पाया जाएगा। या तो नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी क्या किया कम हो जाए। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी अगर कम हो जाती है, मतलब कि नेत्र जो गोलक का व्यास होता है वो कम हो जाएगा, तभी भी आप लोगों का दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। इन्हीं दोनों कारणों में से किसी एक कारण से दूरदृष्टि दोष होता है। इसका हम लोगों को चित्र बनाना है तो देखो, दो ही चित्र बना लो। अगर आपकी आंखों में दूरदृष्टि दोष है तो रेटिना के पीछे यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम उत्तल लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को बटोरता है, ठीक है, इकट्ठा करता है। तो पहले यहाँ काट रहा था, इसके आगे जैसे ही उत्तल लेंस लगाओगे प्रकाश किरणों को बटोर कर रेटिना पे काट देगा, मतलब आपका निवारण हो गया। निवारण करने के लिए हमने क्या किया है, तो इस दोष को दूर करने के लिए हमने उत्तल लेंस का प्रयोग किया है, ठीक है। बस यही टॉपिक है। तो देखो, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये दोनों टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने देखा कि कितने बार पूछा गया था, ठीक है, तो इस बार भी पूछा जाएगा, तो इसको तैयार करना। दोनों में से प्रश्न 100% लिखित है क्या आता है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कितना बार इसको पढ़ के कितना अच्छे तरीके से याद कर लेते हो, लेकिन आएगा तो 100%। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो, अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मतलब ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा तो समझिए पूरी साइंस ही नहीं पढ़ा है आपने। कि ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन कीजिए। देखो, 13 में, 14 में, 15 में, 18 में, 19 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है। तो ओम का नियम क्या है सबको मालूम है, हर एक बच्चे को मालूम होगा जो क्लास 10th की तैयारी कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, ओम का नियम सत्यापन भी देखने वाले हैं क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, 6 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे ओम का नियम। देखो, ओम का नियम कहते क्या है कि ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप आदि समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। कह रहा है कि अगर ताप को समान कर दिया जाए, ओम के नियम ये कहते हैं कि किसी भौतिक अवस्था जैसे ताप को समान कर दिया जाए तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब धारा अगर बढ़ाओगे तो यहाँ पे विभवांतर भी बढ़ेगा, विभवांतर घटेगा तो धारा भी घटेगा। कब? जब किसी धारावाही चालक में अगर ताप टेम्परेचर अगर समान किए हो तो ये इनका कहने का मतलब है। अब आगे देखो क्या है कि यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर V है, उसमें बहने वाली धारा I हो तो विभवांतर यहाँ पे समानुपाती होता है धारा के। वही तो बोले हैं, विभवांतर समानुपाती होता है धारा के, मतलब V समानुपाती होता है I के। अगर यहाँ हम बात करें V बराबर, अगर इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर के चिन्ह लगाएंगे, उसके लिए यहाँ पे एक स्थिरांक आ जाता है, स्थिरांक गुणे I। ये स्थिरांक क्या होता है, तो इस स्थिरांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। जब हमको मालूम चल गया कि स्थिरांक प्रतिरोध है और प्रतिरोध कैपिटल R से डिनोट करते हैं, तो स्थिरांक की जगह R का वैल्यू रख देंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, स्थिरांक की जगह जहाँ से R रखोगे तो R गुणे I हो जाएगा, मतलब V बराबर RI बन जाएगा। यहां से अगर मैं R निकालूं तो R बराबर V बटे I हो जाएगा, ठीक है, यहां तक। तो ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे लिखेंगे उसमें कि अतः यह नियम यह भी बताता है कि किसी परिपथ में प्रतिरोध उसके सिरों के बीच विभवांतर तथा प्रवाहित धारा के अनुपात होता है। तो यही चीज तो निकला। देखिए, ये नियम ये बताता है कि किसी परिपथ का जो प्रतिरोध R है वो विभवांतर और I का अनुपात बताता है। तो देखिए, बता रहा है कि नहीं, बिल्कुल बता रहा है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि यदि हम विभवांतर तथा धारा में ग्राफ खींचें तो एक सरल रेखा आती है, ठीक है। ओम का नियम उन्होंने ये बताया था कि जब भी एक विभवांतर है और एक धारा के बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो वो हमेशा सीधी रेखा जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को नोट करना है। देखो, उसी के नीचे लिखोगे प्रतिरोध का मात्रक। तो देखो, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, विभवांतर का मात्रक बटे धारा का मात्रक, क्योंकि अभी हमने देखा क्या है कि R बराबर जो था वो था V अपान के I, यही तो था। तो R मतलब प्रतिरोध का मात्रक बराबर V मतलब विभवांतर का मात्रक अब बटे में धारा का मात्रक। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, अब
बटे में धारा का मात्रक एम्पियर, ठीक है। तो इसको हम वोल्ट प्रति एम्पियर भी कह सकते हैं, लेकिन इसे हम लोग ओम से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ओम से, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो ओम के नियम का सत्यापन, क्योंकि सत्यापन भी पूछा था, अब इसका सत्यापन करेंगे। सत्यापन कैसे होगा? इस प्रयोग के लिए एक बैटरी चाहिए हमें, एक अमीटर चाहिए, एक कुंजी चाहिए, एक धारा नियंत्रक चाहिए, एक प्रतिरोध चाहिए, एक वोल्ट मीटर, ठीक है। चित्र देखिए, चित्र देखो, धारा नियंत्रक है, अमीटर है, एक प्रतिरोध है, एक वोल्ट मीटर है, एक बैटरी हमने लगाया है, एक कुंजी लगाया है, ठीक है। इतना होना चाहिए। कह रहा है इसके अनुसार लगाते हैं, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आई जो है अमीटर से तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट द्वारा मापते हैं। मतलब जो धारा नापना होगा तो धारा को तो हम लोग अमीटर से नापते हैं, और प्रतिरोध को अगर नापना होगा यहाँ पे, और विभवांतर को तो विभवांतर को वोल्ट मीटर से। देखो यहाँ अगर विभवांतर नापना है तो वोल्ट मीटर हमने लगा दिया, यहाँ धारा नापना है तो देखो अमीटर लगा दिया हमने। और यह चीज अब ये हमने बताया था कि विभवांतर और धारा के बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा देखने को आपको मिलेगा। तो ये इसका सत्यापन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न ओम का नियम वाला, पूरा डिटेल में हमने लिखा है, एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं है, ठीक है। बस नोट्स बनाते जाओ और इसको याद करके जाना एग्जाम में, एक प्रश्न बाहर यहां से नहीं आएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है। पूछता है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, ठीक है। देखो 2014, 15, 16 में प्रश्न पूछा गया था। सिंपल है, बायो सेवर्ट का नियम उन्होंने ये बताया कि बायो सेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर जो धारावाही चालक से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया है। मतलब बायो सेवर्ट ने किसी धारावाही चालक से जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है उन्होंने प्राप्त किया है, और कहा है कि इन प्रयोगों के आधार पर जो धारावाही चालक के एक छोटे खंड जैसे डेल्टा एल द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। तो उन्होंने बताया कि अगर कोई छोटा खंड डेल्टा एल है, उसके बिंदु P पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र B है उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। अब क्या क्या निर्भर करता है देखो, उन्होंने बताया है पहला कि चालक खंड की जो लंबाई डेल्टा एल है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। पहला बात तो याद ये रखना है कि जो चालक खंड की लंबाई होती है वो डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। जैसे मतलब बी जो है अनुक्रमानुपाती होता है डेल्टा एल के, पहला नियम। दूसरा उन्होंने बताया कि जो चालक खंड में प्रवाहित धारा आई होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है। देखो बी जो है अनुक्रमानुपाती होता है एल के। दूसरा तीसरा उन्होंने बताया कि जो चालक खंड में बिंदु की दूरी आर होती है ना, वो आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चालक खंड से बिंदु की दूरी जो आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब बी जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर के, ठीक है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चौथा उन्होंने बताया कि धारा की दिशा तथा बिंदु के बीच की कोण की ज्या का अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब बी जो है अनुक्रमानुपाती होता है साइन थीटा के, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। ये बायो सेवर्ट का नियम है, ये आप लोगों का थीटा है, ये त्रिज्या आर है, ये डेल्टा एल है, इसमें प्रवाहित जो एल लंबाई है तार की, ठीक है, जा रही है। इसी पे उन्होंने चार नियम दिया और चारों यहाँ पे हमने लिखा है। बी जो है अनुक्रमानुपाती होता है डेल्टा एल के, बी जो होता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, बी जो होता है त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और बी जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है साइन थीटा के, मतलब उसके बीच के जो कोण है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखो यही चार नियम था। तो बायो सेवर्ट का नियम समझ में आ गया आप लोगों को, कितना सिंपल टॉपिक है, और इसको एकदम रट जाना है आप लोगों को क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा 100%। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो फैराडे का नियम, ये आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2014, 15, 16, 17 में नहीं, 18 में, 19 में, 20 में प्रश्न पूछा गया है फैराडे का। पूछता है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के संबंध में फ्लेमिंग का नियम भी लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार बना लो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, याद कर लेना किसी कीमत पे, ठीक है। चलिए देखते हैं फैराडे का नियम क्या होता है। तो लिखेंगे कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित दो नियम हैं। दो नियम उन्होंने दिया, एक प्रथम नियम, एक द्वितीय नियम। देखिए प्रथम नियम में उन्होंने ये बताया कि जब किसी बंद कुंडली में से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं जिसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो केवल उसी समय तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, समझिए। कह रहा है कि जब किसी बंद कुंडली में से होकर कोई चुंबकीय बल रेखाएं परिवर्तन हो रही है, ठीक है, कोई बंद कुंडली है उसमें से अगर चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं तो वो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेंगी, और यह केवल उसी समय तक रहेगा जब तक चुंबकीय बल में क्या होता रहेगा,
परिवर्तन होता रहेगा। परिवर्तन रुक जाएगा तो यहाँ पे वह बल उत्पन्न होना भी बंद हो जाएगा। उन्होंने ये बताया पहला नियम। और द्वितीय नियम उन्होंने यह कहा द्वितीय नियम में कि किसी चुंबकीय में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण कुंडली में से होकर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या के परिवर्तन के दर के अनुकरणपाती होता है। कह रहा है कि किसी चुंबकीय में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो उसका कुंडली में से होकर जाने वाली जो बल रेखाओं की संख्या है उसके परिवर्तन के क्या होता है, अनुकरणपाती होता है। ठीक है, उसके संख्या के। तो ये द्वितीय नियम है। तो देखो प्रथम नियम और द्वितीय नियम, दो नियम उन्होंने फैराडे के चुंबकीय प्रेरण नियम दिया था, दोनों नियम बता दिया। इसके बाद देखो इसका सूत्र स्थापित करते हैं कि यदि किसी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स का मान लेते हैं φ1 है, बहुत कम समयांतराल डेल्टा टी के बाद उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान φ2 है। कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मान हमने φ1 माना, हमने कहा कि डेल्टा टी समय के लिए वहां पे चुंबकीय फ्लक्स का मान गुजर रहा है जो कि हमने माना है कि φ2। तो उस समय कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन की अगर दर निकालूंगा तो दर कैसे निकलेगा, φ2 माइनस φ1 बटे में डेल्टा टी। ठीक है, इसके बाद आगे अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करें, अगर ई निकालूंगा तो यह क्या हो जाएगा, अनुकरणपाती होगा डेल्टा φ2 माइनस φ1 बटे डेल्टा टी के। ठीक है, ये जो वैल्यू आया है यह प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या होगा, अनुकरणपाती होगा। तो इसको हमने अनुकरणपाती कर दिया, देखिए किसके, प्रेरित विद्युत वाहक बल के ई के। इसलिए अगर यहाँ पे अनुकरणपाती चिन्ह हटाऊंगा तो कोई ना कोई नियतांक लगाना पड़ेगा। तो देखो ई बराबर के यहाँ पे नियतांक है, के एक नियतांक है। यदि के का वैल्यू अगर हम 1 मान लेते हैं सपोज दैट, तो 1 मानेंगे तो ई बराबर क्या आ जाएगा, ई मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाएगा φ2 माइनस φ1 बटे डेल्टा टी वोल्ट। तो ये सूत्र स्थापित हो गया। ठीक है, तो जब भी कोई आपसे पूछे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है तो φ2 माइनस φ1 बटे डेल्टा टी वोल्ट होता है। ठीक है, याद रखना। और वही चीज लिखा है कि प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। अगर इसमें दिशा ज्ञात करनी होगी हमें, तो प्रेरित धारा की दिशा हम लोग किस नियम से ज्ञात करेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तो ये भी प्रश्न पूछा था कि उसमें दाएं हाथ का नियम भी बताइए, तो आप हेडिंग डालेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बहुत सिंपल टॉपिक है। कहता है कि यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएं तो उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कोई भी चालक है अगर उसको चुंबकीय क्षेत्र में गति कराओगे तो 100% प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और यदि परिपथ बंद हो तो परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो अगर परिपथ बंद होगा तो इसमें विद्युत धारा क्या होने लगेगी, प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, जिसकी दिशा को हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ वाले नियम से ज्ञात करते हैं। और उसकी दिशा ज्ञात करना होगा तो हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम करेंगे। दाएं हाथ का नियम क्या कहता है उसको नोट करो। देखो इस नियम के अनुसार फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा अंगुली तथा अंगूठे को इस प्रकार लंबवत फैलाएं, देखिए ये वाला ये चीज कह रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार लंबवत हम लोग फैलाएं। ठीक है, कि यदि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा में संकेत करे तो जो मध्य वाली अंगुली होगी वो विद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित करेगी। जब भी हमें विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करना होगा तो हम लोग दाएं हाथ अपना दाएं हाथ को फैलाएंगे और यहाँ पे जो बीच वाली अंगुली होगी ये वाली, ये हम लोग धारा की दिशा को प्रदर्शित कराएगी। इसी से हम लोग धारा की दिशा ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये तर्जनी अंगुली तो चुंबकीय क्षेत्र को, ये अंगूठा जो है चालक की गति को डिनोट करता है। ठीक है, यही नियम है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखे हमने बताया, और ये भी बताया कि हम लोग प्रेरित विद्युत धारा जो हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ से कैसे ज्ञात करेंगे ये भी हमने बता दिया। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। ये तो मतलब पेपर में बनना अनिवार्य ही है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत बताइए, कार्यविधि बताइए, विभक्त वलय का क्या महत्व है उसको बताइए। देख सकते हो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, मतलब इसको कोई रोक नहीं सकता है। जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करके इस प्रश्न की जाना। विद्युत मोटर, सबसे पहले चित्र आप बनाइए। तो देखो चित्र में बना के लेके आया हूँ, चित्र दिख रहा है आप लोगों में, ये वाला चित्र है। आप स्क्रीनशॉट पहले ले लो।
इसी चित्र पे सब कुछ डिस्कस होगा। यही आप लोगों का विद्युत मोटर का चित्र बना है, ठीक है। और हम लोग एक एक करके पहले विद्युत मोटर होता क्या है उसको जानेंगे। देखो, विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मोटर मतलब जो पंखा चलता है, पंखा मोटर लगा होता है, उसमें हम लोग पहले विद्युत ऊर्जा देते हैं, फिर वो यांत्रिक ऊर्जा में हवा में परिवर्तन को क्या में हवा देता है, ठीक है। तो विद्युत मोटर तो समझ में आ गया। देखो, सिद्धांत इसका क्या है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वो घूमने लगती है। जैसे वही कह रहा है कि कुंडली जैसे मोटर है, कुंडली को आपने रखा है और उसमें अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसको धारा प्रवाहित करेंगे तो उस पर एक बल काम करेगा कि नहीं। अब बल काम करेगा तो उस अक्ष पर वो धीरे धीरे घूमने लगेगा और अपने अक्ष पर घूमने के लिए अगर वो घूमने में स्वतंत्र है तो बिल्कुल घूमेगा, ठीक है। तो यह सिद्धांत है। क्लियर हो गया। देखो, कार्य विधि इसका देखेंगे कि इसका कार्य विधि कैसे काम करता है। लिखेंगे कि जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, बैटरी से हम लोग कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं ए बी तथा सी डी पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। ए बी तथा सी डी क्या है, ये वाला, ये ए बी और ये आपका सी डी, इस पे बराबर दो बल कार्य करने लगते हैं, ठीक है। परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। यह बल युग्म बनाते हैं, मतलब जोड़ा बनाते हैं, एक ए बी एक सी डी, जिसके कारण कुंडली जो होता है वो दक्षिणावर्त दिशा में क्या होने लगती है, धीरे धीरे घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे जो विभक्त वलय भी क्या होने लगते हैं, घूमने लगते हैं, ठीक है। विभक्त वलय, ये जो आप लोगों को वलय आपको दिखाई दे रहा है, विभक्त वलय भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, घूमने लगता है। इस विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगातार एक ही दिशा में क्या करे, कार्य करे, मतलब एक ही दिशा में क्या करे, वो घूमता ही रहे, बस सिंपल। इसी तरह मोटर आप लोगों का, अरे वो जो आप लोगों का विद्युत मोटर होता है वो घूमता है इसी प्रकार, ठीक है। तो कार्य विधि आपको समझ में आ गया। और प्रश्न हमसे पूछा था कि विभक्त वलय का क्या महत्व है, तो हम लोग विभक्त वलय का क्या महत्व है वो भी देखने वाले हैं। देखो, विभक्त वलय का महत्व, देखो विभक्त वलय का कार्य जो होता है ना, कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना होता है, वो दिशा को बदल देता है विभक्त वलय। जब कुंडली देखो आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है तो विभक्त वलयों को ब्रूसों से संपर्क समाप्त हो जाता है। जैसे आधा चक्कर इस तरह कुंडली आप लोगों की घूमेंगी तो ब्रूसों से उसका संपर्क समाप्त हो जाएगा और विपरीत दिशा में ब्रूसों से संपर्क क्या होता है, उसका जुड़ जाता है। और इसके फलस्वरूप कुंडली में जो धारा की दिशा होती है वो सदैव इस प्रकार बनी रहती है कि कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे, लगातार चलती रहे, ठीक है। तो ये प्रश्न क्लियर हो गया, इतना ही आपको लिखना है। ये चित्र बना लेना और जो लिखवाया हूं उसको लिखना ना। कितनी हेडिंग लिखना है अभी बता देता हूं। देखो, विद्युत मोटर, पहले विद्युत मोटर उतारोगे, इसका सिद्धांत उतारोगे, इसके बाद कार्य यहाँ पे विधि उतारोगे, इसका पूरा दिख रहा है, फिर आप उतारोगे विभक्त वलय का महत्व। अब जाके ये कंप्लीट हुआ। 6 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इन्हीं दोनों में से तो प्रश्न आता है, या तो विद्युत मोटर दे दे या तो विद्युत जनित्र दे दे। देख रहे हो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, या तो विद्युत मोटर देगा या तो विद्युत जनित्र, लेकिन देगा 100%। तो देखो प्रश्न यह है कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। नामांकित आरेख, तो इसका सिंपल होता है। देखो पहले मैं चित्र दिखा देता हूं, ये चित्र पहले बना लो आप, ठीक है। ये चित्र दिख रहा है आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लो, ये चित्र आप इसको पहले बना लो। यही आप लोगों का विद्युत जनित्र, जनित्र मतलब समझ रहे हो, जनरेटर, जनरेटर की बात हो रहा है, ठीक है, उसी को जनित्र कहते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विद्युत जनित्र होता क्या है। जनरेटर, जनरेटर देखिए ना, शादी विवाह में जो जनरेटर यूज किए जाते हैं उसी को तो जनित्र बोला जाता है। और इसी को डायनेमो भी बोला जाता है। डायनेमो का सिद्धांत पूछेगा तो समझ लेना कि जनरेटर की बात हो रही है, विद्युत जनित्र की ही बात हो रही है, ठीक है। तो या डायनेमो पूछे या तो विद्युत जनित्र, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो विद्युत जनित्र या डायनेमो वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है। बिल्कुल यांत्रिक ऊर्जा, पहले हम लोग इसको हाथ से चालू करते हैं तब तो जाके यह चालू होकर विद्युत ऊर्जा देता है, लाइट वगैरह जलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है। और विद्युत जनित्र जो होता है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अभी मोटर हमने देखा तो मोटर किस पे काम कर रहा था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे, और यह विद्युत जनित्र है। और जनरेटर किस पे काम करता है, तो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। चलिए अब हम देखेंगे सिद्धांत। सिद्धांत देखेंगे कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाने पर
उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कह रहा है कि कोई अगर कोई बंद कुंडली है और उसमें चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से अगर घुमा रहे हो तो चुंबकीय फ्लक्स में जो गुजरने वाली रेखा होगी वो निरंतर परिवर्तित होती रहेगी, ठीक है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और वाह्य परिपथ व कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है। अतः कुंडली को घुमाने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। जितना ज्यादा घुमाओगे, जितना यांत्रिक ऊर्जा उसमें खर्च होगा, यही यांत्रिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका सिद्धांत है। देखो सिद्धांत हमने बहुत अच्छे से लिखा है, पूरा का पूरा दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक नोट कर लो, ये सिद्धांत है। अब कार्य विधि देखेंगे, कार्य कैसे करता है। तो इसका कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आराम से एक एक पॉइंट इसका कार्य देखना है, ठीक है। बड़ा है इसका कार्य, ठीक है, कई स्टेप में इसके कार्य होते हैं। जैसे पहला चित्र में, अब चित्र देखो, यहाँ पे चित्र देख लो, ये चित्र है, ठीक है। चित्र में दिखाए अनुसार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती है। देखो कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती है, देखिए समांतर लगी हुई है कुंडली, ठीक है। इसके बाद अर्थात इस समय उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा शून्य होगी। जिस समय समांतर लगी है कुंडली चुंबकीय, उस समय जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा या धारा होगा उस समय शून्य होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि जैसे जैसे कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, उसमें से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं या फ्लक्स का मान क्या होता है? बढ़ता है। जैसे जैसे कुंडली दक्षिणावर्त में घूमेगी तो समझ लीजिए उसमें से जो चुंबकीय बल रेखा होगी उसका मान निरंतर क्या होगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। जैसे जैसे घूमेगा तो उसमें विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती जाएगी, जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ वाले नियम से ज्ञात की जा सकती है। मतलब उसका अगर दिशा ज्ञात करना होगा तो हम लोग वहां पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाएंगे। वाय परिपथ में इसकी दिशा यक्ष से वाई की ओर होती है। अगर बाहरी परिपथ में देखा जाए तो इसकी दिशा कहाँ होती है? यक्ष से वाई की ओर। यक्ष से वाई का मतलब यहाँ चीज देखो, यक्ष से वाई की ओर दिशा होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है। जब कुंडली उसी दिशा में घूमते हुए ऊर्ध्वाधर भुजा ए बी ऊपर की ओर तथा सी डी नीचे हो जाती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा का अधिकतम होती है। उस समय जो विद्युत वाहक बल होता है बहुत अधिकतम होता है और इस बीच 0 से 90 डिग्री घूमी होती है। कह रहा है कि जैसे वो भुजा ए बी ऊपर की तरफ बढ़ेगा और सी डी नीचे की तरफ बढ़ेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा उसमें धारा का मान सबसे अधिक होगा और 0 से लेकर 90 डिग्री तक वो क्या होती है? घूम जाती है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तीसरा पॉइंट में लिखोगे कि कुंडली के और अधिक घूमने पर, कुंडली जैसे जैसे और घूमेगी, कुंडली से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा वो कम हो जाता है। जैसे जैसे कुंडली घूमेगी तो चुंबकीय फ्लक्स का मान धीरे धीरे क्या होता है? कम होता है। तथा कुंडली के क्षैतिज होने पर, कुंडली जब क्षैतिज रेखा में आ जाती है मतलब सीडी के स्थान पर ए बी आ जाता है और ए बी के स्थान पर जैसे सीडी आ जाता है इस तरह घूम के क्षैतिज हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा, विद्युत धारा धीरे धीरे कम होकर शून्य हो जाती है और कुंडली इस बीच कितना 90 से लेकर 180 डिग्री तक क्या हो जाती है? घूम जाती है, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखोगे कि कुंडली को और घुमाने पर उसमें से गुजरने वाली जो चुंबकीय फ्लक्स का मान फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। अब फिर घुमाने लगोगे तो फिर उसका मान धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा। परंतु इस समय यदि धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ से ज्ञात की जाए तो वह दिशा जो दूसरी कंडीशन में थी उसकी तुलना में विपरीत दिशा में होगी तथा वाय परिपथ में यक्ष से वाई की ओर प्रवाहित होगी और कुंडली के जो ऊर्ध्वाधर भुजा होगी, ऊर्ध्वाधर भुजा सी डी ऊपर और ए बी कहाँ जाएगी? नीचे की ओर हो जाएगी। और उस समय होने पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, विद्युत धारा अधिकतम होगा और उस समय कुंडली जानते हैं कितना घूमी होती है? 180 से लेकर 270 डिग्री तक घूम जाती है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि यदि कुंडली की ओर घुमाया जाए, यदि कुंडली को इसी प्रकार और घुमाया जाए तो जिससे कि वह दिशा पहला कंडीशन जो था उसकी स्थिति में हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा का मान कुंडली के क्षैतिज होने पर क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, ठीक है। यहां तक पूरा हमने इसका क्रिया विधि समझा दिया और ये इसका फिगर है विद्युत जनित्र का।
ठीक है, नोट कर लो। अब जाके यह प्रश्न कंप्लीट हुआ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, यह प्रश्न सत्यापन के लिए आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह प्रश्न सत्यापन के लिए पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम में अगर 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो इस संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए। देख रहे हो 15 में, 16 में, 17 में, 19 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है। पूछता है ना कि प्रतिरोधों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला बताइए, और हमेशा आता है। ठीक है, एक श्रेणी क्रम आता है, एक समांतर क्रम में, तो दोनों देखने वाले। पहले हम लोग श्रेणी क्रम में देखेंगे। देखो इसको थ्योरी होती है, लिखना पड़ता है। सबसे पहले आप ये फिगर बनाओगे, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे नोट करोगे, पूरा नोट हो जाएगा। पहले आप ये फिगर बनाओगे, यहाँ पे 3 प्रतिरोध देखो, R1, R2, R3, ये तीनों किस क्रम में लगे हुए हैं? श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। यहाँ पे आपका वोल्टमीटर लगा हुआ विभवांतर नापने के लिए, यहाँ पे आपका बैटरी लगा है 20 वोल्ट की, यहाँ पे एम्पियर लगा है धारा नापने के लिए, एक कुंजी हमने लगाया है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले आप फिगर बनाओगे। इसके बाद जस्ट उसके नीचे तुम लिखोगे कि जब चित्रानुसार प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, प्रतिरोधों को जोड़ने का मतलब जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है चित्र के अनुसार, तो प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहे, तब इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देख लो, यह प्रतिरोध का पहला सिरा है। ठीक है, तो पहला सिरा दूसरे के पहले सिरे से जुड़ा है और दूसरे का जो अंतिम सिरा है वो तीसरे के पहले सिरा से जुड़ा है। अगर इस प्रकार जुड़ा होगा तो इसे ही हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। तो पहला पॉइंट तो आप ये लिखोगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद लिखोगे दूसरा पॉइंट कि यहाँ पर R1, R2, R3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक सेल जिसका कुल विभवांतर V वोल्ट है उससे जोड़ा गया है। तो देख लो, वही चीज तो बोला है कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और एक सेल है जिसका पूरा टोटल विभवांतर V वोल्ट है, उससे यह तीनों प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तो वही चीज तो लिखा हुआ है। ठीक है, चलो इसके बाद लिखोगे कि माना प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर जो होगा वो V1, V2, V3 होगा। जैसे यहाँ प्रतिरोध R1 है, R2, R3, मान लेते हैं कि इसके प्रतिरोधों के बीच विभवांतर V1 है, इन R2 प्रतिरोधों के बीच विभवांतर V2 मान लेते हैं, R3 प्रतिरोधों के बीच विभवांतर V3 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन होता है, तब अगर ओम के नियम से देखा जाए, तो अगर इसमें ओम का नियम लगाऊंगा तो ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। तो यह V क्या है? V1 और I। तो I तो देखिए, जब श्रेणी क्रम में कोई प्रतिरोध जुड़ा होता है तो धारा का मान बिल्कुल समान होता है। तो यहाँ पे तो विभवांतर V1 R1, V2 R2, V3 R3 है, मतलब कि विभवांतर अलग है, प्रतिरोध भी अलग है, लेकिन धारा समान होगी, धारा सब में समान होगी अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो वही चीज है। तो इसमें अगर ओम का नियम लगाएंगे तो V1 बराबर IR1 हो जाएगा, समीकरण नंबर पहला। इसमें भी ओम का नियम लगाएंगे तो वही V बराबर IR, लेकिन V यहाँ पे V2 है, I तो आपका सेम ही रहने वाला है, R यहाँ पे R2 हो जाएगा, समीकरण नंबर दूसरा। इसमें ओम का नियम लगाओगे तो V बराबर IR, लेकिन V क्या है यहाँ पे? V3, I तो आपका समान ही रहेगा, R यहाँ पे R3। तो तीनों में हमने ओम का नियम लगाया तो 3 समीकरण मिला, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करोगे, इसके बाद नीचे लिखोगे कि चूंकि कुल विभवांतर V वोल्ट है, ठीक है, कुल विभवांतर V वोल्ट है, तो जो पूरा विभवांतर होगा V1, V2, V3 के योग के बराबर होगा। अब ये कहना क्या चाहता है, देखो हम जानते हैं कि टोटल विभवांतर यहाँ V वोल्ट है, तो यही V वोल्ट तो यहाँ पे बटा हुआ है V1, V2, V3 में, तो इन तीनों को जोड़ूंगा तो इस V के बराबर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो वही चीज तो लिखा हुआ है कि चूंकि कुल विभवांतर V है, तब यहाँ पे तीनों अगर विभवांतरों को जोड़ूंगा तो V के बराबर होगा। ये समीकरण नंबर चौथा है। इसके बाद लिखोगे, अब माना कोई एक ऐसा प्रतिरोध जो विभवांतर V होने पर प्रतिरोध में मतलब परिपथ में I धारा प्रवाहित करने में सहायक होता है, यह प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध R कहलाता है। कह रहा है कि अब क्या है कि मैं एक ऐसा प्रतिरोध मानूंगा कि सिर्फ वो R प्रतिरोध होगा जो कि इन तीनों के बराबर काम करेगा, और उसी को हम बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो उस समय अगर ओम का नियम लगाऊंगा तो V बराबर क्या आ जाएगा? IR, क्योंकि प्रतिरोध वो सिंगल R ही है तो वहां पर R आएगा, I आपका समान ही है, अब विभवांतर V वोल्ट है तो V बराबर IR। अब लिखोगे यहाँ पे समीकरण पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवें के मान समीकरण चौथा में रखने पे, तो समीकरण 1 का मान, समीकरण 2 का मान, समीकरण 3 और 5 का मान समीकरण 4 में रख दो। तो समीकरण 4 यहाँ पे है, देखो V क्या है? V, तो V की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? IR। तो V की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? IR। फिर आपका V1, तो V1 की जगह क्या लिखेंगे? तो V1 की जगह अभी हमने बताया कि V1 की जगह हम लिखेंगे V1 का वैल्यू IR1, तो यहाँ पे लिख देंगे IR1।
प्लस V2, V2 की जगह हम लोग लिखेंगे IR2, V2 की वैल्यू ये है, V2 की वैल्यू हमने लिख लिया। V3 की जगह लिखेंगे IR3, IR3 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे I कॉमन ले लिया तो यहाँ R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा। I से I जैसे कैंसिल होगा तो यह बच गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही आप लोगों का फॉर्मूला है, सिद्ध हो गया। ठीक है कि जब अगर प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, तो यही होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब तीनों प्रतिरोधों को अगर जोड़ दोगे तो समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। तो यह स्थापित करने के लिए आता है। देख रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लेना। तो अब तक तो हमने देखा कि श्रेणी क्रम में इसको जोड़ेंगे। अब हम लोग समांतर क्रम में देखेंगे कि इसी प्रतिरोध, यही तीन प्रतिरोध को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उस समय यह फॉर्मूला कैसा बनेगा, अब उसको देखने वाले हैं। तो देखो यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वही चीज कि अगर समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन कीजिए कि अगर वही तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में, देखो R1 R2 R3 तीनों को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया। लेकिन एक बात याद रखना कि श्रेणी क्रम में धारा समान था, लेकिन समांतर क्रम में धारा अलग अलग हो जाती है। देखो इसमें I1 धारा बहेगी, इसमें I2 धारा बहेगी, इसमें I3 धारा बहेगी। ठीक है, और विभवांतर यहाँ पे V वोल्ट होगा। उसमें विभवांतर अलग था लेकिन इसमें विभवांतर समान रहेगा। उसमें धारा समान था, इसमें धारा अलग होगा। तो पहले आप चित्र बनाओगे। जब ये प्रश्न आ जाएगा आपके एग्जाम में, 2022 में भी प्रश्न पूछा गया था, पहले आप चित्र बनाओगे। ये चित्र अपने दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, ये चित्र बनाने के बाद फिर क्या करोगे, फिर लिखोगे नीचे कि समांतर या पार्श्व क्रम, या तो समांतर क्रम को हो या तो पार्श्व क्रम को, दोनों बात एक ही होती है। तब समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में संयोजन चित्रानुसार, मतलब चित्र के अनुसार प्रतिरोधों को जब दो निश्चित बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तब वो संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता है। देखो दो निश्चित बिंदुओं के बीच इस प्रतिरोधों को जोड़ा हूं तो उस कंडीशन में ये आपका पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। फिर लिखोगे अगला पॉइंट कि यहाँ प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का मान V है। मतलब कि सबके, इसके बीच, इसके बीच, इसके सबके बीचों के बीच जो विभवांतर होगा V होगा। इसमें भी V वोल्ट विभवांतर, इसमें भी V वोल्ट विभवांतर, इसमें भी V वोल्ट विभवांतर होता है। फिर लिखोगे कि माना प्रतिरोध R1 R2 R3 में क्रमशः I1 I2 I3 धारा प्रवाहित हो रही है। तो वही तो चीज है, R1 में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, R2 में I2 धारा प्रवाहित हो रही है, R3 में I3 धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अगर हम टोटल धारा की बात करें कि सिर्फ अगर मैं I धारा निकालूं तो I धारा इन तीनों के योग के बराबर होगा। समीकरण नंबर पहला सबको मालूम है। तब ओम के नियम के लिए, तब ओम के नियम लगाएंगे। ठीक है, अब ओम का नियम अगर हम इसमें लगाएं पहला में, तो V बराबर क्या होता है IR। तो V बराबर फॉर्मूला क्या लगेगा IR। तो I की जगह क्या लिखेंगे I1, R की जगह R1। तो यहां से अगर I1 निकालूं तो V बटे R1, समीकरण नंबर दूसरा निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर R2 के लिए ओम का नियम लगाऊं तो R2 के लिए ओम का नियम क्या हो जाएगा I2 बराबर V बटे R2। इसी तरह R3 के लिए क्या हो जाएगा I3 बटे V बटे R3। तो यहाँ समीकरण 4 तक निकल गया कि नहीं आप लोगों का, बिल्कुल। अब लिखोगे तुल्य प्रतिरोध में ओम का नियम लगाने पे, और कोई मैं तुल्य प्रतिरोध मान लेता हूं क्योंकि तुल्य प्रतिरोध ही निकालना है। तो ये तुल्य प्रतिरोध हमने RP मान लिया है जो कि तीनों प्रतिरोधों के बराबर काम करता है तुल्य प्रतिरोध। तो अगर इसमें ओम का नियम लगाऊंगा तो ये फिर चित्र बना लेना है। तो इसमें ओम का नियम लगाऊंगा तो V बराबर I, क्योंकि इसमें धारा कौन बह रही है I, और प्रतिरोध क्या है RP। RP मतलब तुल्य प्रतिरोध, P मतलब होता है पैरेलल, मतलब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो V बराबर IRP हो जाएगा। तो यहां से अगर I के वैल्यू निकालूं तो I बराबर क्या हो जाएगा V अपान RP, समीकरण नंबर 5वां। ठीक है, अब लिखोगे नीचे कि अब माना कोई एक ऐसा प्रतिरोध जो विभवांतर V होने पर परिपथ में I धारा प्रवाहित करने में सहायक होता है, यह प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध RP कहलाता है। मतलब यही जो कंडीशन में बनाया हूं वही के लिखा हूं कि यहाँ पे एक हमने RP प्रतिरोध माना है समतुल्य प्रतिरोध, जो कि वहां पे तीन प्रतिरोध था ना R1 R2 R3, उन तीनों के बराबर काम अकेला करेगा, उसी को हम बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध। अब करना क्या, बस लिखोगे एक समीकरण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां से, 5वां से I वाला। ये तो फॉर्मूला सबको मालूम है, अभी हमने समीकरण देखा है कि I जो होता है I1 प्लस I2 I3 के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर इसमें अगर वैल्यू लिखूं I का, अब देखो तो I बराबर क्या होगा V बटे RP। तो I का वैल्यू हमने क्या लिखा V बटे RP। I1 का वैल्यू अभी हमने देखा है कि I1 का वैल्यू कितना था V बटे R1। I2 का वैल्यू हमने निकाला था V बटे R2। I3 का वैल्यू अभी हमने निकाला था V बटे R3। तो यहाँ पे यह कंडीशन होगा कि अगर V कॉमन इसमें ले लूंगा तो यहाँ तो बच जाएगा 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3। तो V से V जैसे कैंसिल करूंगा
तो ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया आरपी। तो 1/rp बराबर 1/r1, 1/r2, 1/r3, ये आप लोगों का फॉर्मूला निकल गया। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि जब तीन प्रतिरोधों को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उस समय समतुल्य प्रतिरोध होता है 1/rp बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसी तरह बढ़ता जाएगा, जितना प्रतिरोध आप लगाते जाओगे आप इंक्लूड करते जाना। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया है दोनों, कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है। ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखो इस प्रश्न की बात करें तो यह 2022 में प्रश्न पूछा गया था, 21 में भी यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, यह प्रश्न बहुत ज्यादा, 21 में तो प्रमोशन हो गया था तभी पेपर में यह प्रश्न आया था। ठीक है, और 20 में यह प्रश्न पूछा गया था कि ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो चलिए देखते हैं ओजोन होता क्या है। ठीक है, पर्यावरण चैप्टर से लिया गया है, 4 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं। देखिए ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का एक अपरूप है और इसका जो एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसका अणु सूत्र O3 होता है। जैसे देखो O2 जो है परावैंगनिक किरणें हैं। देखो O2 जो है वो ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन अगर O2 के साथ एक ऑक्सीजन और जुड़ जाए तो वो ओजोन बना लेता है। ठीक है, तो वही बोला है कि ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप होता है। इसका जो एक अणु होता है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, और लिखोगे कि ओजोन जो है पृथ्वी की सतह पर एक आवरण बनाती है जो परावैंगनिक किरणों से क्या होती है, बचाती है। जो परावैंगनिक विकिरण आती है ओजोन परत उसको क्या करता है, बचाता है, पृथ्वी पे आने से रोकता है। और यह परावैंगनिक विकिरण हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इस प्रकार यह परितंत्र को क्या करता है, नष्ट होने से हमें क्या करता है, बचाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए ये प्रश्न ऐसे पूछता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, हर साल एग्जाम में आता है कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। उत्सर्जन तंत्र मतलब जो हमारे शरीर में खराब पदार्थ होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होते हैं, उनको बाहर निकालता है वो उत्सर्जन तंत्र होता है। जो हमारे शरीर से खराब पदार्थ जैसे यूरिया हुआ, ठीक है, यूरिक अम्ल हुआ, ये सारे जो खराब पदार्थ हैं उसको हमारे शरीर से बाहर निकालता है, उसको उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। तो पहले फिगर पहले बनाओ। देखो ये फिगर कितना हमने अच्छे से बनाया है। फिगर में नीचे तक दिखा देता हूँ आप लोगों को, ऐसे यही फिगर आप लोगों को बनाना है। ठीक है, चलिए फिगर में थोड़ा डिस्कस कर दूं तो ये जो आप लोगों को डंडी के आकार की दिखाई दे रही है नलिका, इसे बोलते हैं महाशिरा और इसे बोलते हैं महाधमनी बोलते हैं। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है इस आकृति को, इसको वृक्क बोलते हैं। वृक्क मतलब किडनी बोलते हैं। तो ये किडनी, इधर भी किडनी, मतलब 2 जोड़ी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये भाग दिखाई दे इसको हाइलम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आप नली देख रहे हो यह मूत्रवाहिनियां नली है, ये भी आपका मूत्रवाहिनी वही नली है। यहाँ पे जो निकलता है यहाँ पे समाप्त हो रहा है मूत्राशय होता है और ये मूत्र मार्ग होता है। ठीक है, तो पहले ये चित्र देखिए कितना आसान शब्द में, मतलब कितना आसान फिगर बनाया हूँ, कोई भी लड़का बना सकता है इस फिगर को। ठीक है, आप पूरे अंक लेकर आओगे। आपकी किताब में तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट दिया है, तो उस तरह आप लोगों को नहीं बनाना है, जो बता रहा हूँ बस वैसे फॉलो करो। तो क्लियर हो गया ना, चित्र हो गया। इसके बाद हम लोग इसका सबसे पहले देखेंगे, डालेंगे वृक्क कि वृक्क का कार्य क्या होता है, किडनी जिसे। ठीक है, देखो वृक्क में डाल के हेडिंग लिखेंगे कि यह एक जोड़ा सेम के बीज की आकृति का होता है। जैसे सेम का एक बीज होता है, पौधा होता है, तो सेम का जो बीज होता है सेम उसी आकृति का ये वृक्क होता है। ये देख पा रहे हो ना, तो वही लिखा है कि ये एक जोड़ा, मतलब एक जोड़ा मतलब 2 पाया जाता है। जैसे एक वृक्क यहाँ, एक वृक्क यहाँ भी पाया गया, इसलिए इसको एक जोड़ा लिखा गया है, क्योंकि एक जोड़ा में 2 होता है। ठीक है, तो यह एक जोड़ा सेम के बीज की आकृति का होता है और यह गाढ़ा भूरे रंग का होता है। मतलब किस कलर का होता है, भूरे रंग का होता है। और इसमें 10 लाख नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं। 10 लाख नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं, समझ लीजिए, जो रक्त से यूरिया को अलग करता है। ठीक है, नेफ्रॉन का काम क्या होता है कि ब्लड से क्या करता है, यूरिया मतलब ये अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, उसको रक्त से क्या करता है, अलग करता है। कौन, नेफ्रॉन। इसकी लंबाई जो होती है वृक्क की 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो होती है इसकी 5 से लेकर 7 सेंटीमीटर होती है। मोटाई की अगर हम बात कर लें तो मोटाई इसकी होती है 2 से 3 सेंटीमीटर तक। एवं इसका भार की अगर हम बात करें तो 150 से 170 ग्राम तक होता है इसका भार। तो पहली हेडिंग हमने वृक्क लिखा। ठीक है, वृक्क समझ में आ गया ना। अब दूसरी हेडिंग हम लोग डालेंगे मूत्रवाहिनी। ठीक है, और जैसा ये जो आकृति देख रहे हो ये मूत्रवाहिनियां हैं। अब ये हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे इसमें कि यह एक जोड़ा पतला लंबा नली जैसा संरचना होती है जो वृक्क तथा मूत्राशय के बीच पाया जाता है। देखिए मूत्र तथा मूत्राशय के बीच पाया जाता है। देखिए ये वृक्क है और ये आपका मूत्राशय, इसके बीच, ठीक है, मूत्राशय।
इसके बीच ये नली पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं मूत्रवाहिनियां। वृक्क हुआ यह, और ये आपका क्या है, मूत्राशय, इसके बीच पाया जाता है मूत्रवाहिनियां। वही चीज लिखा है कि ये एक जोड़ा पतला लंबा नली जैसा संरचना होती है जो वृक्क तथा मूत्राशय के बीच पाया जाता है और इसके द्वारा मूत्र के मूत्राशय तक पहुंचाया जाता है। बस ये आप लोगों को मूत्रवाहिनी में। फिर अगला हेडिंग डालेंगे मूत्राशय। ठीक है, मूत्राशय मतलब मैं दिखा दूं आप लोगों को फिगर में ये चीज, ये जो आपको समाप्त जहां हो रहा है मूत्राशय, मूत्राशय से यहाँ पे मूत्र मार्ग के द्वारा टॉयलेट बाहर आ जाता है। तो मूत्राशय में लिखोगे यह एक थैला जैसा संरचना होता है जहां कुछ समय तक मूत्र जो जो उसमें मूत्र होता है 98% जल पाया जाता है, उसमें 2% यूरिया पाई जाती है और कुछ अन्य पदार्थ संचित होता है उस मूत्राशय में। बस इतना ही आप लोगों को लिख देना। एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर देगा, एक नंबर नहीं काटेगा। इसके बाद लास्ट में मूत्र मार्ग लिखोगे, इसके द्वारा मूत्र को शरीर से क्या होता है, बाहर निकाला दिया जाता है, मतलब बाहर निकाल दिया जाता है मूत्र मार्ग से। बस कितना सिंपल शब्द में 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। बस इतनी टॉपिक लिख के चले आना और ये सुंदर सा फिगर आप बना लेना, एक नंबर आपको नहीं कटेगा। टॉपर की कॉपी ऐसे ही होती है, टॉपर ज्यादा कुछ लिखते नहीं है, बस मेन पॉइंट्स लिखते हैं, पूरे नंबर मिलते हैं, ये मैं गारंटी देता हूँ। बस आप लोग इतना सरल शब्दों में याद कर लीजिएगा इसको, और ऐसे ही आप लोगों को एक्सप्लेन करके लिखना है, पूरे अंक मिलेंगे, मेरी गारंटी है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न देखो। ये प्रश्न तो वाकई में इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा देगा। मतलब जो प्रश्न आज की वीडियो में बताऊंगा वो सभी पूछे जाएंगे, लिखित बता रहा हूँ। जैसे मानव हृदय का सचित्र वर्णन एवं क्रिया विधि समझाइए। तो पहले मानव हृदय का हमें चित्र बनाना पड़ेगा, जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से बनाकर लेकर आया हूँ। देखिए ये चित्र है मानव हृदय का। अब यहाँ पे पूरा मेरा चित्र जैसे बनाया हूँ पूरा बना लीजिए। मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ से। ये जो आप लोगों का है ये फुफ्फुस धमनी होता है, ठीक है। और ये जो भाग है ये महाधमनी होता है, पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। और ये होता है अग्र महाशिरा होता है, और ये दोनों दिख रहे हैं आप फुफ्फुस शिरा होता है। ये आपका दायां अलिंदा होता है और ये आपका दाएं नीले होता है। इधर आपका बाएं अलिंद, ये वाला पोर्शन क्या होता है, बाएं नीले होता है। देखिए बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच यहाँ पे द्विदली कपाट होता है, ठीक है। और दाएं अलिंद और दाएं नीले के बीच यहाँ पे त्रिकपाट होता है, त्रिदलीय कपाट, 3 कपाट यहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का मानव हृदय का पूरा हमने फिगर बनाया। कितना सिंपल बना है, किताब में तो बहुत भारी दे रखा है, ठीक है। तो यही आप लोगों को फिगर यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या तो वीडियो को डाउनलोड कर लो और एक एक करके जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ पूरा नोट कर लो, इस फिगर को बना लो आप लोग, ठीक है। फिगर आप लोग बना लिए। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ से लिखेंगे क्रिया विधि इसकी, ठीक है। एक एक करके हम लोग क्रिया विधि इसके पढ़ते हैं। तो पहला क्रिया विधि इसका यह है कि हृदय धमनियों के माध्यम से, एक एक वर्ड पढ़ूंगा, एक एक वर्ड समझाऊंगा, पूरा ध्यान में रखना, रटने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लोगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, अपने एग्जाम में लिख लोगे। कह रहा कि हृदय धमनियों के माध्यम से बाएं नीले में भरे ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करके पहुंचाता है। देखो जहां पे भी ऑक्सीजनित लिखा रहेगा समझ लेना कि शुद्ध रुधिर होता है, जिसमें रक्त में अगर ऑक्सीजन मिल जाता है उसको शुद्ध रुधिर बोलते हैं। तो कह रहा कि हृदय धमनियों के माध्यम से बाएं नीले में से भरे ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करके पहुंचाता है। अब ये कंसेप्ट क्या पहले समझो। देखो ब्लड जो हमारा होता है, ठीक है, वो बाएं नीले में होता है, यहाँ पे शुद्ध रक्त बाएं नीले में होता है। जब ये हृदय हमारा पंप करता है तो पंप करता है ना, तो यह ब्लड यहाँ से होते हुए, ठीक है, यहाँ पे जाते हुए, यहाँ से महाधमनी से, कहाँ से, महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में जाता है। तो ब्लड हमारा कहाँ रहता है, पहले शुद्ध ब्लड बाएं नीले में, बाएं नीले में होता है, और जब पंप करता है तो ब्लड यहाँ महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में हमारे ब्लड पहुंच जाता है। बस ये तो पहला पॉइंट आपके दिमाग में छप गया होगा। इसके बाद देखो दूसरा पढ़ता हूँ, दूसरा समझाता हूँ। फिर इसके बाद है कि रुधिर जब अंगों के पास पहुंचता है तब भिन्न धमनियों छोटी छोटी बहुत पतली कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिनके माध्यम से ऑक्सीजन व अन्य पोषक तत्वों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। अब कह रहा है कि जैसे ही महाधमनी से ब्लड हमारे अलग अलग अंगों तक पहुंचेगा, अब वो अलग अलग अंग जो हैं वो अलग अलग छोटी छोटी कोशिकाओं में बढ़ जाएंगे, और वो छोटी छोटी कोशिकाएं पूरे शरीर में बढ़ जाएंगी, और उन्हीं छोटी छोटी कोशिकाओं से ये हमारा ब्लड जो है पूरे के पूरे शरीर में पहुंच जाएगा, ठीक है। ये चीज होता है। तो दूसरा पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। और इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या होता है, जब शरीर में पहुंच जाता है पूरा, फिर उसके बाद कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित कर पुनः जुड़ने लगती हैं, वह शिराओं का निर्माण करती हैं। अब जो पतली पतली कोशिकाएं थी जो कि शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचा दी, जो शुद्ध रक्त को शरीर में पहुंचाने के बाद जैसे शुद्ध रक्त को शरीर को दे देती हैं, तो उस शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को ले लेती हैं और पुनः लेकर फिर शिरा का निर्माण करा लेती हैं, और फिर शिरा का निर्माण करके वापस आने लगती हैं। इसके बाद महाशिराएं,
जो महाशिरा है, महाशिरा वी अक्ष जनित रुधिर को, वी अक्ष जनित मतलब होता है अशुद्ध रुधिर को, तो शिराएं जो निर्माण कर लेती हैं अशुद्ध रुधिर को लेकर आती हैं। अब उन अशुद्ध रुधिर को जो महाशिरा होता है वो विअक्सजनित रुधिर को मतलब अशुद्ध रुधिर को दाएं आलिंद में लाती है, जहां से यह शुद्ध रुधिर दाएं नीले में प्रवेश करता है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, इसको देखिए। कह रहा है कि जब अशुद्ध रुधिर आता है तो अशुद्ध रुधिर आता है पहले कहाँ पे, देखिए महाशिरा, महाशिरा से होते हुए अशुद्ध रुधिर पहले प्रवेश करेगा दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से यहाँ पे त्रिकपाटी लगी होती है, त्रिकपाट से होते नीचे आएगा किसमें, दाएं नीले में अशुद्ध रुधिर। अब ये अशुद्ध रुधिर क्या होता है कि यहाँ से फुफ्फुस धमनी से होते हुए फेफड़े में चले जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना आप लोगों को। चलिए इसके बाद लिखेंगे चौथा पॉइंट वही कि अब दाएं नीले से विअक्ष जनित रुधिर को फुफ्फुस धमनी, वही फुफ्फुस धमनी जो दिखाया हूं, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फुफ्फुस तक ले जाया जाता है, फुफ्फुस मतलब फेफड़े तक ले जाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद देखो छठवां क्या है कि फुफ्फुस में रुधिर में ऑक्सीजन प्रवेश करता है, फुफ्फुस में रुधिर में ऑक्सीजन प्रवेश करता है, फुफ्फुस मतलब फेफड़ा में जब हम लोग सांस लेते हैं तो फेफड़ा में ऑक्सीजन पहुंचता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से निकल जाती है। अब ऑक्सीजनित रुधिर फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से बाएं आलिंद में प्रवेश करता है और इस तरह द्वारा संचरण लगातार चलता रहता है। अब क्या रहा है, इसको नोट कर लीजिए, फिर समझिए क्या कह रहा है कि जैसे फुफ्फुस धमनी फेफड़ा तक ले जाएगा अशुद्ध रुधिर को, अशुद्ध रुधिर से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया जाता है और उसमें ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाता है। अब वो ऑक्सीजन क्या करेगा कि फुफ्फुस शिरा से होते हुए प्रवेश करेगा बाएं अलिंद में, फिर बाएं अलिंद से शुद्ध रुधिर चला जाता है बाएं नीले में और बाएं नीले से शुद्ध रुधिर फिर महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में पहुंचने लगता है। क्लियर हो गया ना। चलिए पूरा नोट कर लिया, एक बार फिर पुनः आप लोगों को समझा देता हूं। देखो पहले क्या होता है कि शुद्ध रुधिर रहता है बाएं नीले में, जब पंप करता है तो शुद्ध रुधिर महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में जाता है और जैसे पूरे शरीर में जाता है तो वो आगे चलकर बहुत सारे शिराओं में बढ़ जाता है, केशिकाओं में, और बहुत सारी केशिकाओं के माध्यम से पूरे अंग में शुद्ध रुधिर पहुंच जाता है। शुद्ध रुधिर पहुंचने के बाद वहां से अशुद्ध रुधिर को वापस लेकर फिर शिरा का निर्माण कर लेता है और वह शिरा आकर खुलता है अग्र महाशिरा में, और अग्र महाशिरा अशुद्ध रुधिर को लेकर आती है दाएं अलिंद में, फिर दाएं अलिंद से अशुद्ध रुधिर चलाता है दाएं नीले में, फिर दाएं नीले से होते हुए फुफ्फुस धमनी से होते हुए अशुद्ध रुधिर फेफड़ों तक पहुंच जाता है। अब फेफड़ा में जब अशुद्ध रुधिर जाता है तो उसमें अशुद्ध रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया जाता है और उसमें ऑक्सीजन को दे दिया जाता है। जैसे ऑक्सीजन रक्त में पहुंचेगा वो शुद्ध रुधिर बन जाएगा, फिर शुद्ध रुधिर फुफ्फुस शिरा से होते हुए बाएं आलिंद में पहुंच जाएगा, बाएं आलिंद से फिर बाएं नीले में पहुंच जाएगा। पूरी की पूरी प्रक्रिया ही समझा दिया हमने। बताइए कभी भूलेंगे आप, कभी नहीं भूल पाएंगे। तो यह था आप लोगों का क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मानव हृदय का सचित्र वर्णन के लिए हमने एक एक स्टेप बताया है, पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाकई में इंपॉर्टेंट है कि मानव में मादा जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाए। पूछता है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र। देखो सिंपल एकदम चित्र, बिल्कुल सिंपल चित्र बना के लेके मैं छोटा कर देता हूँ। देखो कितना सिंपल चित्र बनाया है, कोई भी बना लेगा इसको। इसमें क्या है कि ये जो नलिका दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं फैलोपियन नलिका, जिसे हम बोलते हैं अंडवाहिनियां, और ये जो आपको नीले नीले करके दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, और ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है आगे का इसे बोलते हैं परिगर्भाशय, और ये जो आप लोगों का डिजाइन नुमा आपको आकृति दिख रही है इसे बोलते हैं अंतःपेशी स्तर। और देखो यह आप लोगों का देखो ये जो नलिका आपको जा रही है यही नलिका यहाँ पे मिलकर फिर यहाँ बड़ी नलिका बना लेती है, और बड़ी जो नलिका बनाती है इसी को बोलते हैं गर्भाशय। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ग्रीवा, और ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये चीजें इसे बोलते हैं योनि, और ये जो पोर्शन इसे बोलते हैं वल्वा या भग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये पूरे के पूरे आकृति में जो पोर्शन था हमने पूरे पोर्शन को दिखा दिया, और आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ पुनः एक बार पूरा से पूरा। और ये जो भाग डिजाइन के दिखा रहे हैं प्लेसेंटा है। ठीक है, क्या है, प्लेसेंटा है। तो पूरे के पूरे आकृति को पहले आप लोग नोट करो, पहले आकृति बनाओ, क्योंकि इतना सिंपल चित्र कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को। चित्र बन गया। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम इसके बारे में, लिखेंगे कि मादा जनन अंग में निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं। पहला तो अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय मतलब चित्र दिखाना पड़ेगा आपको ना, ये वाला पोर्शन अंडाशय, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लिखेंगे इसके बारे में कि यह एक जोड़ा अंडाकार संरचना होती है। एक जोड़ा मतलब इधर भी एक होता है एक उधर भी होता है, दोनों ओर होता है। तो यह एक जोड़ा अंडाकार संरचना होती है जहां अंडाणु का निर्माण होता है, वहां पे क्या बनते हैं अंडाणु। तो यह एक जोड़ा आप लोगों का
अंडाकार संरचना, देखिए अंडे की जैसा आपको संरचना दिखाई दे रहा है, और इसमें क्या बनता है, अंडाणु का निर्माण होता है, इनमें अंडाणु का, बस इतना ही लिखना है आप लोगों को। इसके बाद हम दूसरा पढ़ने वाले हैं फैलोपियन नलिका, इसे हम लोग अंडवाहिनियां भी कहते हैं। तो अब दूसरी हेडिंग हम लोग जानेंगे फैलोपियन नलिका, और इसमें लिखेंगे हम लोग कि यह अंडाशय तथा गर्भाशय के बीच नली युक्त संरचना होती है, जिसमें अंडाणु की निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। कह रहा है कि यह अंडाशय तथा गर्भाशय के बीच, इन दोनों के बीच ये नली युक्त संरचना होती है, जिसमें अंडाणु की निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। मतलब जो फैलोपियन नलिका में मेन भूमिका है वो अंडाणु की निषेचन की क्रिया है, उसमें उसी में निषेचन होता है, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है, तो देखो अंडाशय, देखो क्या बोला है, अंडाशय, और क्या बोला है यहाँ पे, अंडाशय और गर्भाशय के बीच। तो देखो अंडाशय और गर्भाशय के बीच पाया जाता है, यह गर्भाशय इसके बीच पाया जाता है, कौन सी, फैलोपियन नलिका पाई जाती है। बस इतना ही तो लिखा हूँ, क्लियर हो गया ना। चलिए अब इसका 2 पॉइंट हमने लिख दिया। अब तीसरा लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे गर्भाशय, ये जो बड़ा पोर्शन दिख रहा है इसको बारे में पढ़ेंगे। लिखेंगे यहाँ पे गर्भाशय, हेडिंग डालो, लिखेंगे यह थैलीनुमा उल्टे नाशपाती के आकार का संरचना होता है, जहाँ भ्रूण का विकास होता है। किसका, भ्रूण, फिर भ्रूण से आप लोगों का बच्चे का निर्माण होता है, ठीक है। तो किसका निर्माण होता है, भ्रूण का। तो बस यही पॉइंट आप लोगों को लिख देना है। इसके बाद बनता है ग्रीवा, देखो ये पोर्शन ग्रीवा, ग्रीवा हेडिंग डाल के लिखोगे कि गर्भाशय की नीचे संकरे भाग जहां गर्भाशय तथा योनि मिलते हैं ग्रीवा कहलाता है, ठीक है। बस गर्भाशय के नीचे अगर हम बात करें तो संकरे भाग जहां गर्भाशय तथा योनि मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। और लास्ट में आप लोगों का 1 पॉइंट बस और लिख देना है, योनि, ठीक है। इसमें लिखोगे कि यह एक संकुचनशील मांसपेशियों वाली नलीयुक्त संरचना होती है और जिसमें शीशन का प्रवेश होता है। इसमें क्या होता है, शीशन का प्रवेश होता है, तथा यह छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है, जिसे वल्बा भाग कहते हैं। वल्बा भाग मतलब ये चीज होता है, वल्बा भाग, जिससे बच्चा यहाँ से बाहर निकलता है, इसको वल्बा भाग कहते हैं। तो यह जो आप लोगों का मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ मेरे प्यारे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज की वीडियो तो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से सारे प्रश्न बनेंगे, बस आप लोगों को याद करना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विक्राणु, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विक्राणु कहाँ पाए जाते थे, जो हम लोग ने उत्सर्जन तंत्र देखा, मतलब किडनी में विक्राणु पाए जाते थे, 10 लाख विक्राणु, नेफ्रॉन, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि अब विक्राणु का या नेफ्रॉन का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका हमें फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसका भी। तो देखो ये इसका फिगर मैं छोटा कर देता हूँ, इसका फिगर अब बनाओ। तो ये देखो ये आप लोगों का फिगर है विक्राणु का। ये जो आप लोगों को नली दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं अविवाही धमनिका, और ये जो निकल रही है इसे बोलते हैं अपवाही धमनिका। और यहाँ पे गुच्छे जैसे जो आकृति आपको दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ये जो आप लोगों को संरचना दिखाई दे रही है कप जैसी संरचना, इसे बोलते हैं वोमेन संपुट बोलते हैं, ठीक है। नीचे अगर आओगे तो ये नली जो आपको नीचे आ रही है इसे बोलते हैं कुंडलित नलिका। और ये देखो ये नीचे की तरफ आ रही है ना, मतलब घट रही है, तो घट रही इसे बोलते हैं अवरोही चाप। फिर धीरे 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 यहाँ से अब ऊपर की तरफ जा रही है तो इसे बोलते हैं आरोही चाप, ठीक है। और ये आप लोगों का चाप कहिए या तो लूप कहिए, दोनों बातें कहिए। और यह जो भी आकृति बन रहा है जो कि अवरोही चाप और आरोही चाप के मिलने से बन रहा है इसे बोलते हैं हेनले का चाप, हेनले का लूप भी आप इससे कह सकते हो। अब यही नलिका ऊपर जा रही है, धीरे 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 ऊपर जा रही है नलिका, इसे बोलते हैं, सारी नलिकाएं यहाँ पे मिलती हैं, इसको बोलते हैं संग्राहक नलिका। क्या बोलते हैं, संग्राहक नलिका। और देखो ये भी संग्राहक नलिका, ये भी संग्राहक नलिका, सभी नलिकाएं यहाँ पे मिलती हैं, तो इसे बोलते हैं सामान्य संग्राहक नलिका, इस वाले पोर्शन को। और यहाँ से बोलते हैं मूत्रवाहिनियां है यह, ठीक है। तो ये फिगर हमने आप लोगों को एक एक वर्ड समझा दिया, पहले फिगर आप बनाओ, ठीक है। पहले कॉपी में आप लोग जो फिगर में सिंपल फिगर बना के लेके आओ, पहले इसको बनाओ, इसके बाद तब जाके यहाँ पे लिखना आप लोग, ठीक है, उत्तर में। अब यहाँ से उत्तर लिखो। उत्तर में लिखेंगे कि नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक विक्राणु रुधिर को छानता है, मतलब प्रत्येक विक्राणु का काम क्या होता है, रुधिर को छानने का काम होता है, तथा मूत्र का निर्माण करता है। विक्राणु के निम्नलिखित भाग होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं बहुत सारे। पहला वोमेन संपुट, वोमेन संपुट मतलब ये चीज, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो इसे बोलते हैं वोमेन संपुट। इसमें लिखेंगे हम लोग कि यह कप या प्लेट जैसी संरचना होती है। देखिए कप जैसा नहीं दिख रहा है आप लोगों को, देखिए कप जैसा दिख रहा है कि नहीं, कप या प्लेट जैसी है संरचना, तो वही बोला यहाँ पे, यह कप या प्लेट जैसी संरचना होती है जिसमें रक्त नलिकाओं का गुच्छा होता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। देखो रक्त नलिकाओं का गुच्छा, ये जो आप लोगों को गुच्छा दिख रहा है ना, इसके अंदर रक्त कोशिकाओं का गुच्छा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। बस ये हो गया आप लोगों का वोमेन संपुट। दूसरा डालोगे हेनले का चाप, हेनले का चाप ये वाला जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं हेनले का चाप। इसमें लिखोगे कि यह जो है पतले नली का बना होता है,
जिसकी आकृति जो है यू जैसी होती है। देखिए इसकी आकृति यू जैसी नहीं दिख रही है आपको, इसकी आकृति किस आकार की दिख रही है, यू जैसी इसकी आकृति आप लोगों को दिख रही होगी। तो वही बोला है कि यह पतले नली का बना होता है जिसकी आकृति जो होता है यू जैसी होती है, और इसका निर्माण जो होता है वो अवरोही चाप और आरोही चाप के मिलने से होता है। तो वही चीज, तो आरोही चाप और आरोही चाप, अवरोही चाप और आरोही चाप के मिलने से इसका निर्माण होता है। बस हो गया। इसके बाद अगली हेडिंग डालोगे संग्राहक नली। ठीक है, संग्राहक नली में लिखोगे कि संग्राहक नली दिखा देता हूं, यह होता है, ये जो नली ऊपर की तरफ जा रही है यही तो संग्राहक नली है। लिखोगे कि यह एक विशेष प्रकार की नली होती है जहां सभी आरोप चाप आकार मिलते हैं, इसके बाद सभी संग्राहक नली मूत्र नली में चली जाती है। बस ये सभी नली जो है यहाँ पे मिलती हैं, जिसे संग्राहक नली, सामान्य संग्राहक नली बोलते हैं, और यहाँ कहाँ चली जाती है, मूत्र में चली जाती हैं। तो वही पोर्शन तो लिखा हूँ। तो ये आप लोगों का भाग था। अब इसका कार्य भी पूछा था हमके, ठीक है, कि कार्य बताइए। अब इसके कार्य देखेंगे कि जो वृक्क है आप लोगों का, विक्राणु जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, उसका कार्य क्या होता है। तो अब विक्राणु के कार्य हेडिंग डालो और लिखो। देखो इसका कार्य क्या होता है, बहुत सिंपल है। पहला कि रुधिर रीनल धमनी में बहुत दाब पर बहता है जिससे ग्लोमेरुलस की पतली दीवारों से रुधिर छनता रहता है। अब इसका मतलब क्या समझो, एक एक स्टेप समझो। कह रहा है कि रुधिर रीनल धमनी से बहुत दाब पर बहता है। ये देखो ये अविवाहित धमनी है, इसके बाहर देखोगे तो रीनल धमनी रहेगा। यहाँ से जब ब्लड यहाँ पे आता है तो अविवाहित धमनी बहुत पतली है, जब इसमें ब्लड जाता है पतली चीज में तो बहुत प्रेशर से जाता है, तो पतली नली फैल जाती है। जब इसमें जाती है तो ये पतली नली फैल जाती है। सभी नलिकाएं हैं, ठीक है, ये जो गुच्छा बना है ये भी छोटी छोटी नलिकाओं का गुच्छा है। जब इसमें रुधिर जाता है तो यह फैल जाता है, जब फैलता है रुधिर तो यह धीरे धीरे छनने लगता है। यहाँ से छनकर कहाँ चला जाता है, वोमेन संपुट में चला आता है ब्लड। ठीक है, तो वही चीज लिखा है कि रुधिर रीनल धमनी में बहुत दाब पर बहता है जिससे ग्लोमेरुलस की पतली दीवारों से रुधिर क्या होता है, छनता है। इसके बाद लिखोगे दूसरा, रुधिर कोशिकाएं और प्रोटीन कोशिकाओं में ही रहती है। जो रुधिर होता है वो कोशिका में और प्रोटीन कोशिकाओं में ही रहती है, जबकि जल की अधिकांश मात्रा और घुले हुए खनिज वोमेन संपुट द्वारा छान लिए जाते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है तो आधा बहुत ज्यादा ब्लड जो होता है वो आप लोगों को कोशिकाओं में ही रहता है, लेकिन जल और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो रुधिर से छनकर वोमेन संपुट से होते हुए कुंडलित नलिका में चले जाते हैं। ठीक है, वही कह रहा है। इसके बाद तीसरा लिखोगे, इस निस्यंदन में जो लेने देने की प्रक्रिया से निस्यंदन बोलते हैं, इस निस्यंदन में वज्र पदार्थ मतलब खराब पदार्थ जैसे यूरिया के साथ साथ लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज आदि उपस्थित रहते हैं। इनके अतिरिक्त जल की अतिरिक्त मात्रा जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं होती है वो भी होती है। कह रहा है कि जैसे यहाँ से छनकर अपशिष्ट पदार्थ यूरिया तो नीचे चली जाती हैं, तो कुछ मात्रा में जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है जैसे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज भी चले आते हैं। मतलब ग्लूकोज के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो भी छन के चले आते हैं इसी अपशिष्ट पदार्थ में ही, यूरिया में ही वो चले आते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। इसके बाद है अगला, फिर क्या होता है कि जब ये निस्यंदन नलिका में आता है तो लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जल का पुनः नलिका में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा अवशोषण होता है। कह रहा है कि अब यही छन के जब यहाँ पे कुंडलित नलिका में आएगा तो फिर से निस्यंदन होगा, और इसमें जो ग्लूकोज और अमीनो अम्ल जैसे लाभदायक चीज आ गया था उसका पुनः निस्यंदन होता है और उसको पुनः शरीर में दे दिया जाता है, और शरीर से कुछ अपशिष्ट पदार्थ को फिर पुनः वापस ले लिया जाता है। ठीक है, तो यही कह रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखोगे, उन वज्र पदार्थों का भी छनन इन कोशिकाओं द्वारा होता है जो शेष रह जाते हैं। मतलब जो कुछ वज्र पदार्थ, खराब पदार्थ बच जाते हैं जो हमारे शरीर में चले जाते हैं उनको भी वापस ले लिया जाता है। फिर कह रहा है कि अंत में फिर निस्यंदन में, अंत में जो निस्यंदन होता है उसमें केवल देखोगे तो यूरिया और अन्य वज्र पदार्थ तथा जल ही रह जाता है जिससे अब मूत्र कहा जाता है और ये संग्राहक में एकत्रित हो जाता है। मतलब लास्ट में फिर एक निस्यंदन होता है। उसमें क्या होता है कि सारे खराब पदार्थ एक साइड और सारे अच्छे पदार्थ एक साइड जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, और सारे खराब पदार्थ जैसे यहाँ पे यूरिया सब एकत्रित हो जाते हैं अलग एकदम बिल्कुल, और फिर वो मूत्र वाहिनियों के होते हुए बाहर चले जाते हैं टॉयलेट के माध्यम से। तो यह था आप लोगों को पूरा एक एक स्टेप हमने बताया, आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। एक आप लोगों को टॉपिक छूटा नहीं होगा। चलिए तो क्लियर हो गया ना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, ये प्रश्न वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है
कि मेंडल के नियमों की एक एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए कि मेंडल के नियम कितने थे। मेंडल ने 3 नियम दिया था, सबको मालूम है। एक आपका प्रथम नियम जिसे प्रभाविता का नियम भी कहते हैं, दूसरा आपका पृथक्करण का नियम था, और तीसरा उन्होंने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था। तो यह प्रश्न वाकई में इंपॉर्टेंट हर साल एग्जाम में आता है कि मेंडल के नियमों की एक एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। देखो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रथम नियम। प्रथम नियम को बोलते हैं प्रभाविता का नियम, चाहे इसे एकल लक्षण भी बोलते हैं। देखो प्रभाविता का नियम होता क्या है, कह रहा है कि जब विपरीत लक्षण वाले पौधे का क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिलता है। कह रहा है कि जब विपरीत लक्षण वाले अगर पौधे हैं और उनका मैं क्रॉस कराऊंगा तो उसका F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिलता है। प्रभावी लक्षण मतलब क्या होता है, जो लक्षण दिखाई देता है, और अप्रभावी लक्षण मतलब जो लक्षण होते हुए भी दिखाई नहीं देता है। जैसे पैंट है, पैंट में जो आप लोगों को बाहर वाला भाग दिख रहा है वही दिखाई देगा, लेकिन पैंट के नीचे आपका काला वाला भाग जो होगा वो दिखाई नहीं देता है। मतलब जो लक्षण होते हुए भी दिखाई नहीं देता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो बाहर से आप लोगों को दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो प्रथम नियम यही होता है कि जब विपरीत लक्षण वाले पौधे का क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिलता है। एग्जाम्पल समझिए पूरा डिटेल में। देखो एक लंबा पौधा, तो लंबा पौधा हो गया, तो उसका विपरीत हम लोग अगर लेंगे तो लंबा का क्या हो जाएगा, बौना पौधा। ठीक है, तो देखो जब विपरीत लक्षण वाले पौधे का हम क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। देखो क्रॉस का चिन्ह, क्रॉस करा रहे हैं तो क्या देखने को मिल रहा है, देखो लंबा पौधा है कैपिटल टीटी, बौना पौधा है स्मॉल टीटी। जब भी लंबा पौधा का आ जाए वो हमेशा कैपिटल्स होता है, अब बौना आ जाए हमेशा स्मॉल्स होता है, याद रखिएगा। तो लंबा पौधा कैपिटल टीटी, बौना पौधा स्मॉल टीटी। अब देखो अगर टीटी जो है इसको भी खंडित करें तो यह टी और टी में बढ़ जाएगा, और इसको भी खंडित करें तो स्मॉल टी और स्मॉल टी में बढ़ जाएगा। अब देखो इस टी का हम लोग प्रक्रिया करा रहे हैं इससे, तो देखो कैपिटल टी का जब इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। फिर इसी टी का जब इस वाले टी से प्रक्रिया कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। अब इस टी को उठाते हैं, इस टी को जब इस टी से कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसी टी को जब इस स्मॉल टी से कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। ठीक है, अब देखो ये प्रक्रिया यहाँ पे आ गया, तो इसे यहाँ से जो उत्पन्न हुआ वो आपका F1 पीढ़ी हुआ, और F1 पीढ़ी में सभी संकर पौधे आते हैं। सभी कैसे आते हैं, संकर पौधे। संकर पौधे वो होता है जो एक कैपिटल और एक स्मॉल होता है, कैपिटल और एक स्मॉल होता है, उसको संकर पौधे कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो चीज आपको देखने को मिलता है, एक फिनोटाइप एक जीनोटाइप। इसका एक फिनोटाइप निकलता है, एक जीनोटाइप। फिनोटाइप में ये होता है कि हम लोग अंदर जीन के अंदर जाकर देखते हैं कि किस प्रकार के यहाँ पे लंबे संकर पौधे होंगे, और जीनोटाइप मतलब होता है कि बाहर से देखकर हम बता पाए कि ये लंबे पौधे हैं। ठीक है, तो एक फिनोटाइप होता है, एक जीनोटाइप होता है। तो ये आप लोगों का पहला जो नियम था प्रभाविता का नियम, जिसे एकल लक्षण भी कहते हैं, पूरा हमने अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया। तो पहला नियम तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरा नियम देखते हैं। देखो दूसरा नियम क्या है उसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा नियम होता है पृथक्करण का नियम, जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। देखो यह होता है कि जब F1 पीढ़ी से, F1 पीढ़ी हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं, तो ये करेगा जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को आपस में 100 परागण कराया जाए तो F2 पीढ़ी में 3 संबंधित 1 के अनुपात में लक्षण देखने को मिलता है। देखो जब हम लोग यहाँ पे देखे हैं F1 पीढ़ी से हमको देखने को क्या मिला है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, यही तो मिला है। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपका F1 पीढ़ी वाले पौधे हैं। वही करा F1। अब देखिए पृथक्करण का नियम में क्या होता है कि जब F1 पीढ़ी से प्राप्त जो संतति जो कैपिटल टी स्मॉल टी आया है वो 100 परागण मतलब आपस में उसको परागण करा जाए तो F2 पीढ़ी निकलेगी, और F2 पीढ़ी में 3 संबंध 1 के अनुपात में ही लक्षण देखने को मिलता है। देखिए जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये आपका संकर लंबा है, ये भी संकर लंबा। हमने कहा ना कि कैपिटल लगा एक स्मॉल लगा तो संकर लंबा कहलाता है। ठीक है, तो देखो ये भी संकर लंबा, ये भी संकर। अगर इसको भी खंडित करेंगे तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी में, इसको भी करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी का हम लोग दोनों में प्रक्रिया कराएंगे, तो इसमें कराएंगे तो इस कैपिटल टी देखने को मिलेगा। अब इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी को देखने को मिलेगा। अब स्मॉल टी को उठा लेंगे, इससे प्रक्रिया कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी देखने को मिलेगा। अब इसका इससे प्रक्रिया कराएंगे तो स्मॉल टी देखने को मिलेगा। अभी हमने बताया कि दोनों कैपिटल लगा तो शुद्ध लंबा कहलाएगा, और एक कैपिटल एक स्मॉल लगा तो उसको संकर लंबा कहेंगे, और दोनों स्मॉल लेंगे तो शुद्ध बौना कहेंगे, याद रखिएगा। तो देखो F2 पीढ़ी जो मिली है तो उसमें लंबा और बौना का अगर अनुपात देखा जाए तो देखो 3 संबंध 1 अनुपात में आ रहा है। ठीक है, देखो लंबा 1, ये भी लंबा, तो दोनों हैं 1 2 3 लंबा हो गए, तो 3 संबंध 1 बौना आ गया, तो 3 संबंध 1 के अनुपात में हो गया कि नहीं, बिल्कुल। अगर इसका फिनोटाइप निकालें, फिनोटाइप मतलब ये होता है कि अंदर जाकर देखें, तो फिनोटाइप में देखो शुद्ध लंबा 1 के अनुपात में, संकर लंबा 2 है तो 2 के अनुपात में, और शुद्ध बौना 1 के अनुपात में। तो अगर फिनोटाइप अगर अंदर जाकर निकालेंगे तो 1 संबंध 2 संबंध 1 के अनुपात में देखने को मिलेगा। अगर जीनोटाइप देखें तो यहाँ पे आपको 3 संबंध 1 के अनुपात में देखने को मिलेगा। ठीक है, यह था आप लोगों का दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को।
अगर आगे अगर हम बात कर लेते हैं तृतीय नियम, जिसे हम स्वतंत्र अभियोन का नियम भी कहते हैं, यह दर्शाता है इसमें कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण करा जाए, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे का बीज संकरण करा जाए तो उसे स्वतंत्रता अपव्यवन का नियम कहते हैं। और इसमें लक्षण जो होता है 9 संबंध 3 संबंध 3 संबंध 1 के अनुपात में देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल समझो, पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे यह देखो, यह आपका गोल व पीला दोनों प्रभावी शुद्ध है, ठीक है। तो देखो कैपिटल टी, अरे कैपिटल आर स्मॉल वाई। आर मतलब होता है यहाँ पे राउंड, राउंड मतलब गोल, वाई मतलब येलो, येलो मतलब पीला। तो गोल के लिए हमने यहाँ पे आर से कर दिया, पीले के लिए हमने वाई कर दिया। जस्ट इसका अगर विपरीत लूं तो गोले का जोड़ीदार ले रहा हूं और पीला का हरा ले रहा हूं। तो जोड़ीदार को हो जाएगा स्मॉल आर और हरा का हमने स्मॉल वाई ले लिया। अब इन दोनों के बीच हम क्रॉस करा रहे हैं। इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराएंगे तो आपको अनुपात 9 संबंध 3 संबंध 3 संबंध 1 के अनुपात में देखने को मिलेगा। जिससे गोल व पीला बीच का अगर हम निकालें तो देखो एक क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो ये जो आपका 9 संबंध अनुपात में देखने को मिलेगा वो किनके बीच रहेगा, तो गोल व पीले दोनों प्रभावी रहेंगे 9 के अनुपात में। और 3 अनुपात जो रहेगा गोल व हरे, पहला गोल व हरे के अनुपात में होगा, गोल और हरे। लेकिन याद रखिएगा पहला प्रभावी होगा, दूसरा जो होगा अप्रभावी होगा। और झुरीदार व पीले अप्रभावी निकलेगा दूसरा, तीसरा की बात करूं जो 3 अनुपात में होता है। तो यहाँ पे जो होगा पीले जो होगा अप्रभावी होगा और दूसरा क्या होगा, प्रभावी होगा। इसी तरह यह जो अनुपात निकलेगा झुरीदार व हरे का निकलेगा। झुरीदार व हरे में दोनों क्या होंगे, अप्रभावी, जो कि 1 अनुपात में। तो देखो 9 संबंध 3 संबंध 3 संबंध 1 अनुपात में निकल गया। बस इतना ही पॉइंट आप लोगों को याद करना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है मेरे प्यारों, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आप लोगों को याद करके जाना है। ठीक है, यह प्रश्न जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यह है मेरे प्यारे बच्चों कि पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं पोषण क्या होता है। तो देखिए स्वस्थ और विकास के लिए आवश्यक भोजन प्रदान ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। हमें यह पोषण पोषक तत्वों से प्राप्त होता है। अरे हम जीवित हैं, हम अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने विकास के लिए जो हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं वही भोजन तो पोषण कहलाता है। और यह पोषण कहाँ से मिलता है, पोषक तत्वों से मिलता है। सिंपल। अब लिखेंगे अगली हेडिंग आपकी रहेगी कि पोषण के प्रकार, कि पोषण के कितने प्रकार है। लिखोगे कि पोषण के 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो आपका स्वपोषी पोषण जिसे स्वपोषण भी कहा जाता है, और दूसरा एक होता है विषम पोषी पोषण जिसे पर पोषण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्वपोषी पोषण, कि वह पोषण प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव जो होता है अकार्बनिक पदार्थ कच्ची सामग्री से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं। वह पोषण की यह प्रक्रिया जो होगी स्वपोषी पोषण कहलाएगी। मतलब कह रहा है कि इस पोषण के अंतर्गत जो भी अकार्बनिक, जो भी जीव अकार्बनिक कच्ची सामग्री से अपना भोजन स्वयं बनाएंगे उसे हम बोलते हैं स्वपोषी। स्वपोषी मतलब यही होता है कि अपना भोजन स्वयं बनाए वो, ठीक है, जिसे बोलते हैं स्वपोषी। और स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, जो प्रक्रिया हम लोग अपना भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम बोलेंगे स्वपोषी पोषण। ठीक है, उस प्रक्रिया को। चलो अब दूसरा है विषम पोषी पोषण जिसे हम लोग पर पोषण के नाम से भी जानते हैं। तो देखो विषम पोषी जिसे पर पोषण के नाम से जानते हैं वो क्या होता है कि वह पोषण प्रक्रिया जिसमें वे सभी जीव पूर्वनिर्मित भोजन या दूसरे जीवों से बना बनाया भोजन ग्रहण करते हैं विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। ऐसे जीव विषम पोषी कहलाते हैं। मतलब कहने का मतलब कि इस पोषण की प्रक्रिया के अंदर यह आएगा कि कोई जीव अपना भोजन नहीं बनाएगा, मतलब किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा, उसके बने हुए भोजन को अपना ग्रहण करेगा। ठीक है, उससे हम बोलते हैं विषम पोषी पोषण या पर पोषण। क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो देखो यह जो होता है 3 प्रकार के माने जाते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के माने जाते हैं कौन कौन। तो देखो एक आता है प्राणी संभोजी पोषण, दूसरा आता है मृतोपजीवी पोषण और तीसरा आता है परजीवी पोषण। पहले हम लोग देखेंगे प्राणी संभोजी पोषण में। इसमें यह होता है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि दिखे आप लोगों को। प्राणी संभोजी पोषण में जैसे ठोस भोजन ग्रहण करने वाले जीव प्राणी संभोजी पोषण कहलाते हैं। और यह भोजन का जो भक्षण करते हैं सभी जंतु प्राय इसी प्रकार के होते हैं। देखो हम लोग भी प्राणी संभोजी में ही आते हैं क्योंकि ठोस पदार्थ को हम लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ को हम लोग आसानी से ग्रहण कर सकते हैं और प्राणी संभोजी पोषण कहलाते हैं। और ये भोजन भक्षण करते हैं चीजों की। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें मृतोपजीवी पोषण, ये क्या होता है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जंतु या पौधे तथा उनके उत्सर्जित पदार्थों आदि से प्राप्त करते हैं उन्हें मृतोपजीवी पोषण कहलाते हैं। मतलब जो मरे हुए जंतु होते हैं उससे जो भोजन अपना प्राप्त करते हैं। जैसे जीवाणु कवक, जीवाणु कवक देखते हैं मरे हुए जीव जंतु में पाए जाते हैं, उसके अंदर जो बैक्टीरिया छोटे छोटे पाए जाते हैं वो मरे हुए जो उत्तक है उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हीं के अंदर रहते हैं वो जीवाणु कीटाणु, वो सब मृतोपजीवी पोषण के अंतर्गत आ जाएंगे।
परजीवी पोषण की अगर हम बात करें, जो तीसरा जो कि लास्ट है, परजीवी पोषण ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर के बाहर अथवा भीतर रहकर प्रत्येक से उसके जीवित अवस्था में ही प्राप्त करते हैं। मतलब ये चीज है कि कुछ ऐसे होते हैं जीव जो आपको नुकसान बिना पहुंचाए, मतलब आपको जान और प्राण बिना लिए हुए वो आपके अंदर ही रहकर वो आपसे भोजन प्राप्त कर लेंगे। जैसे रुधिर चूसने वाला मच्छर हम लोगों का जान प्राण नहीं लेगा, लेकिन हम लोगों के शरीर में ही टच रहकर अपना भोजन प्राप्त कर लेगा हम लोगों के ब्लड के माध्यम से। और पौधे के विभिन्न रोग भी ऐसे ही होते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो देखिए आज की वीडियो में हमने बायोलॉजी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बता दिए। इससे बार एक भी प्रश्न एग्जाम में जाने वाला नहीं है। हालांकि आप लोगों को इन प्रश्नों को याद करना है, अच्छे तरीके से लिखकर प्रैक्टिस करनी है और रिवाइज करके ही आप लोगों के एग्जाम में पहुंचना है। तो वीडियो कैसी लगी बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।